न्यूज चॅनल वाले आले, चल लवकर. आले का? हो. जरा ये मला मदत कर. ये पहन तो लूं. पकड़. दुर्गा जी, आपके एरिया के लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि गोल्ड वुमेन के नाम से पुकारते हैं. कैसा लगता है आपको? क्या खुशी होती है? हाँ, होती है ना खुशी. बोले तो गर्व भी होता है. मतलब जिससे सोचा था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही हुआ है सब. छोटी थी तो औरत लोगों के गहने देखती थी तो सब मेरे पे चिढ़ते थे. तभी मैंने सोचा एक दिन इतना गहना पहनूंगी, इतना गहना पहनूंगी कि अक्खा गाँव देखता रह जाएगा. कितने किलो होगा ये सोना? होगा कुछ 22 किलो. अरे आप लोग अंदर आओ ना. आओ अंदर आओ. या ना या. आइए, अपना घर दिखाती है आपको. हाँ, ये दोनों हमारे जावई जमाई. हाँ हाँ. नमस्ते. और ये आ जाओ. ये तीनों मेरी बच्चियां, मेरा परिवार. मैं अपने परिवार को बहुत चाहती हूँ और इनके लिए ना कुछ भी कर सकती है मैं. आखे गाँव को मालूम है ये बात. हाँ, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता इनकी तरफ आंख उठा के देखने की भी, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा कोई हिम्मत करेगा ना तो ये दुर्गा है ना उसकी आंख निकाल डालेगी. हाँ. दुर्गा म्हणतात मला. दुर्गा. अपने इधर तो गलत काम चलता ही नहीं ना. ये हमारा कोलीवाड़ा है. हाँ, और आगे जाने के बाद ना उधर समुंदर है. ए वो देखो गोल्ड वुमेन. चलो उनके साथ एक सेल्फी खींचते हैं. मैडम, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी खींच सकते हैं? हाँ, क्या ना. या ये जितनी भी नाव दिख रही है ना सब मेरी है. अपना ही सिक्का चलता है इधर. कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरा. मत मार मेरे को मत मार. ये सोने के वास्ते मारता मेरे को. ये चाहिए तेरे को. ये ले, ये चाहिए. ये भी ले ले, ये भी ले ले, सब ले ले. तेरे को सोना नहीं चाहिए. दुर्गा एक आत्मनिर्भर औरत थी. वो एक जिम्मेदार माँ थी और एक आदर्श नागरिक भी. दुर्गा हमेशा लाखों के गहनों से लदी रहती थी. ये सोना उसका शौक भी था और उसकी पहचान भी. पूरे इलाके में वो गोल्ड वुमन के नाम से जानी जाती थी. वो एक दबंग और रौबदार महिला थी. लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके किसी अपने या नजदीकी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया? जाहिर तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खून उन सोने के गहनों के लिए किया गया था. और अगर ये सच था तो फिर इस खून का मकसद क्या था? और वो कौन शख्स था जिसने अपना बनकर उसकी पीठ में छुरा भौंका था? मैडम मेरी आई गुम हो गई है. मुझे कंप्लेंट लिखवानी है. तुम्हारे आई मतलब गोल्ड वुमन? मैडम, ये दुर्गा सावंत है, विरार गांव की गोल्ड वुमन. क्या? हाँ मैडम, पूरा गांव इसे गोल्ड वुमन के नाम से ही जानता है. लगभग 50 किलो के आसपास के गहने पहनती है ये. 50 नहीं सर, 50 नहीं, 20-22 किलो सोना. लेकिन ये इतना सोना क्यों पहनती है? मैडम, वो आई को गहनों का बहुत शौक है. बचपन से सपना था उसका कि इतना गहना पहने कि सब लोग देखते रह जाए. ऐसा कोई इंसान जिससे आई का कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो या फिर आपके परिवार से कुछ बनती नहीं हो? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है. ये आपकी आई कुछ काम बिजनेस करती? इतना सोना लेने के लिए पैसा तो चाहिए. पैसा तो आता है ना मैडम. 10 बोट है हमारी, 3 गाले हैं मच्छी मार्केट में, उसका भाड़ा भी आता है. तुमने तुम्हारी आई को आखिरी बार कब देखा था? जी वो कल रात को. आई, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? नहीं कुछ नहीं.
अच्छा सुन, मैं बाहर जाके आती, तू दरवाजा खिड़की फिर से बंद कर लेना, ठीक है? मैं आके बोलती। हाँ आई बढ़िया थी। अरे फिर उसके बाद आपने आपके आई को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन किया था लेकिन आईफोन घर पर ही छोड़कर चली गई। ठीक है, परम मैडम यांची कंप्लेंट होऊन घ्या। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये सिंपल मिसिंग केस नहीं है। इस केस के पीछे कहानी है। ये दुर्गा की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मैडम, दुर्गा सावंतला 3 मुली, शीतल, आरती और सेजल। इसमें से 2 बड़ी बेटियां यानी शीतल और आरती, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उनकी शादी एक ही घर में हुई है और उनका ससुराल इसी गांव में है। सेजल के हिसाब से दुर्गा रात को जब बाहर निकली थी तब टॉर्च लेकर निकली थी। इसका मतलब है वो जहाँ जा रही थी वहाँ अंधेरा था। देखिए, हमें पता करना होगा वो गई कहाँ थी। गावात जरा विचारपूस करा, किसी ने तो उसे जाते हुए देखा होगा। ओके मैडम। और मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा सावंत गायब हुई, उसकी एक वजह वो जो गहने पहनती थी वो भी हो सकती है। हो सकता है। ये पता करो, दुर्गा और उसके बेटियों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अगर तीनों इसी गांव में रहते तो सेजल के साथ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है ये दुर्गा सावंत के गायब होने का किसी को कोई दुख नहीं है। सेजल के साथ तो कोई नहीं आया था कंप्लेंट लिखवाने। ऐसी बात नहीं है मैडम, दुर्गा गायब है। ये बात हम लोगों को तब पता चली जब सेजल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आ गई। किसी पे कोई शक है जो दुर्गा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उनसे नफरत तो क्या, उल्टा सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जिस रात को वो गायब हुई थी उसी शाम को हमारे घर आई थी वो, और मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक दुर्गा सावंत मिल नहीं जाती है हमारे परमिशन के बगैर आप गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो तावड़े। हाँ साहब, देखा था 2 दिन पहले। मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था तो ताई को बस्ती के बाहर जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को किधर जा रही हैं? साहब बहुत जल्दी में थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा है? नहीं साहब, हमारी बिरादरी बहुत इज्जत करती है ताई की। ताई ने तीनों बेटियों को पाल पोस के अकेले ही बड़ा किया। बहुत मुश्किल जिंदगी देखा साहब। अकेले मतलब उसका पति नहीं है? है सर, पर नाम के बराबर। बहुत साल से दोनों अलग रह रहे हैं साहब। मेरे को लगता है कि उसने ताई को छोड़ भी दिया। नाम क्या है उसके पति का? महादेव सावंत सर। साहब, दुर्गा ताई को रात को 10 बजे के आसपास मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? मैं आऊँ क्या साथ में? नहीं, कोई काट के खाने वाले का मेरे को। मैं जाती हूँ, तू जा अपने रास्ते चल। किस तरफ है जंगल? गांव के पीछे की तरफ है साहब। दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्टकट है, पर डर के मारे कोई जाता नहीं उधर। अगर दुर्गा सावंत इसी रास्ते जंगल से आई है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जरा ठीक तरह से ढूंढो, कुछ मिलता है कि देखो। ये कुत्तों की भौंकने की आवाज़ क्यों आ रही है? हो सकता है सर उनको कुछ खाने को मिल गया हो। मैडम क्या बदला? मैडम, जंगली कुत्तों ने बॉडी को काफ़ी हद तक खाया है। बॉडी के पास ये खून और खून से लथपथ वो पत्थर, यही मिला है। लगता है इसी पत्थर से सर पर वार करके खून किया गया है। रेगे, ये बॉडी के स्मेल के अलावा और भी कोई अजीब बदबू है यहाँ पर। ये दुर्गा तो 24 किलो के गहने पहनती थी, अभी तो यहाँ पे एक भी गहना नहीं है इसके ऊपर। हो सकता है वो गहनों के लिए खून किया गया हो। मारने वाले ने गहने लेकर इसे मारकर यहाँ छोड़ दिया। हो सकता है मैडम, ये भी हो सकता है कि किसी ने इसे यहाँ आते हुए देखा हो, उसका पीछा किया हो और बाद में सर पर पत्थर मारा हो जिससे बेहोश हो गई होगी और फिर गहने लेकर भाग गया और बाद में जंगली कुत्ते ने इसे खाया हो और जिससे इसकी मौत हुई होगी। एक काम करा, बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजो। मौत का असली रीजन सामने आ जाएगा आणि घरच्यांना बोलवा फॉर्मॅलिटीजसाठी। ओके मैडम। दुर्गा मर चुकी थी। उसकी लाश बहुत ही दयनीय अवस्था में मिली थी। लाश को जंगली जानवर खा चुके थे। उसकी बॉडी से गहने भी गायब थे, लेकिन अगर ये कत्ल गहनों के लिए नहीं किया गया था तो गहने गए कहाँ? ये मारने वाला और गहने चोरी करने वाला 2 अलग अलग लोग थे। और इतनी रात को दुर्गा किससे मिलने गई थी और वो कौन शख्स था जिसने उसे वहां बुलाया था? और लाश के पास
वो अजीब सी गंध किसकी थी? सवाल ही सवाल थे और जवाब अभी दूर थे कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। रेगे, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दुर्गा की मौत रात को 9:30 से 12:30 बजे के बीच हुई है, सर पर चोट लगने से, और उसके पेट में काफी मात्रा में शराब भी मिली है, और वो भी देसी। वो बदबू भी देसी दारू की थी। लेकिन क्या दुर्गा को इतनी बुरी लत थी शराब की कि इतने रात को वो जंगल निकल गई शराब पीने? मैडम ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ना गई हो, उसे किसी ने बुलाया हो और उसे फिर इतनी शराब पिला दी कि वो बेहोश हो गई, बाद में उसे मार डाला आणि सगळे दागिने घेऊन तो पळून गेला असेल। हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसके भरोसे का होना चाहिए। पर कौन होगा वो? और एक बात, हमें पता लगाना होगा ये दुर्गा को शराब की लत थी या नहीं, और अगर गहने चोरी हुए तो ब्लैक मार्केट में बिकने जरूर आएंगे। एक काम करा रहेगी, गहनों का मैं देखती हूँ, ये पता करो ये दुर्गा शराब किससे खरीदती थी। ये दुर्गा साहब, गोल्ड वुमन, तुम्हारे पास शराब खरीदने आती थी? नहीं साहब, वो क्यों खरीदेगी? वो तो पीती ही नहीं थी दारू। चुपके चुपके अगर पीती होगी तो मुझे मालूम नहीं। उसके परिवार में से कोई या उसे जानने वाला तुम्हारे पास शराब के लिए आता था? वो साहब, वो उसका मर्द है ना महादेव, वो आता है अपने बस दारू पीने के लिए। 9 तारीख को आया था वो तुम्हारे पास? अरे साहब, एक नंबर था बेवड़ा है, तो रोज आता है इधर। बात सुनो, ये देखे, इधर कोई भी आएगा मेरे को पूछेगा तो बोलना मैं इधर है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये वो दुर्गा है ना, उसका खून हो गया। तूने मार दिया उसको? ये तेरे को क्या करने का है? हाँ? हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया ना, अब हम शादी कर सकते हैं, तपस्या ना तेरे लिए। जितना बोला है ना उतना कर, समझी? अब शांत रहिए। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है, रवि। ये आपकी आई इतने गहने पहनती है रोज? हाँ मैडम। जिस दिन घर से बाहर निकली थी उस रात को भी क्या यही सारे गहने पहने हुए थे? हाँ मैडम। तुम्हारे आई को शराब की लत थी क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो घर में ऐसा कोई हो जो शराब पीता हो? बाबा पीते थे। बाबा शराब पी के आई के साथ झगड़ा करते थे। 8 साल से बाबा हमारे साथ नहीं रहते। मैडम मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने बाबा को कब देखा था। बाबा तो होके भी नहीं थे, और अब आई भी चली गई। आप लोग जा सकते। शिंदे, महादेव को उठाओ उसके घर से और यहाँ लेकर आओ। ठीक है मैडम। रेगे, दुर्गा का वीडियो एरिया के सारे ज्वेलर्स को दिखाओ और पता करो कोई गहने बेचने आया था या नहीं, और अगर नहीं तो उनको वार्निंग दो कि अगर कोई भी गहने बेचने आता है तो हमें इन्फॉर्म करें। ओके मैडम। पूरे 24 किलो है, संभाल के ले जाना। और हाँ, मेरा कट याद रखना। किसी को मारा वारा तो नहीं ना? अरे नहीं यार, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे जिसका ये है उसके किसी नज़दीक के रिश्तेदार ने मारा। महादेव साहब को है, बुला उनको। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गाँव गए किसी काम के लिए। आएंगे तो बोलना, बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। लवकरात लवकर येऊन हाजिरी द्या। जी बोलती हूँ। पूरा 24 किलो है, लेकिन तू बेचेगा कैसे? अरे यार तुम्हें क्या करना है उसके बारे में? उसमें हिस्सा है मेरा। मेरे दोस्त तू बेफिक्र रहना, तेरा हिस्सा मिल जाएगा तुझे। ओके जा। मैडम, महादेव साहब गांव से बाहर गए,
कल तक वापस नहीं आता तो जहाँ भी गया वहाँ से उठाओ उसे। यस मैडम। मैडम, ये वो केस की फाइल है जो आबा गावित ने दुर्गा के खिलाफ की थी, लेकिन दुर्गा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये केस क्लोज हो गया। इल्जाम क्या था? मैडम, आबा गावित का कहना है कि दुर्गा उसे मारना चाहती थी। दुर्गा ने उसकी बोट में जानबूझकर छेद किया था ताकि जब भी वो बोट लेकर समुद्र में जाए तो बोट के साथ डूब जाए। रेगे, ये गहनों की चोरी के आड़ में कहीं पुरानी दुश्मनी का केस तो नहीं है? एक काम करा, अपने खबरियों से आबा गावित की इन्फॉर्मेशन निकालो और जरा भी शक है तो उठाओ उसे। ओके मैडम। रेगे साहब, दुर्गा और गावित के बीच में कोई लफड़ा था क्या? अरे साहब, वो गावित का लड़का है ना दर्शन, का वो दुर्गा की 2 नंबर लड़की है ना आरती, उसके साथ उसका ताका फिट हो गया था। वो दुर्गा को मालूम पड़ गया। मेरी बेटी को जाता है तू? मेरी को सिर डालेगी मैं? दुर्गा म्हणतात मला, क्या नाम की दुर्गा नहीं है खाली में? आका आका, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे आइंदा आरती को नहीं मिलूंगा। अरे आइंदा आने की नौबत ही नहीं देगी मैं, समझे ना? मैं माफी मांगता है, छोड़ दे इसको। मेरा बेटा आरती को कभी नहीं देखेगा। कहाँ डालेगी वरना मैं? चल यहाँ से, उसको मार। आओ दुर्गा ताई, आओ कब? अभी तो वो गांव छोड़ के मुंबई चला गया। मुंबई में किधर काम करके सेटल हो गया। अभी पिछले हफ्ते आकर गया है और वो कांड के बाद तो दुर्गा ताई ने अपनी बेटी की शादी वो अजीत तांडेल के साथ करवा दी। तो एक काम कर, हाँ, ये तांडेल फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ हाँ सर। और सेठ जी नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया। पूरा 24 किलो है और प्योर गोल्ड है। हाँ, चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ चेक करो, लेकिन मैं कब आऊँ? तू तेरा मोबाइल नंबर छोड़ के जा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। आप जरा बाहर रुकेंगे, हमें इनसे पूछताछ करनी है। जी ठीक है। बैठिए। आरती, आपके और दर्शन के बीच में जो कुछ भी चल रहा था हमें सब कुछ पता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके आई का कातिल पकड़ा जाए तो दर्शन से जुड़ी सारी बातें हमें बताइए। बोलिए। मैम, मैं दर्शन को बहुत चाहती थी। उसने मेरे को शादी का वादा भी किया था, लेकिन मेरे को उसकी सच्चाई का मालूम नहीं था। वो जो बोलता था मैं मानती थी। फिर वो दिन, अरे तेरे को क्या लगता है वो दर्शन के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? मेरे को मालूम नहीं। तेरा दर्शन है ना, हरिश्चंद्र दर्शन, इसकी असलियत तेरे सामने लाती अभी मैं। मनीषा, ये देख, ये है मनीषा। ये तेरा जो दर्शन है ना, इसको भी बोला था तेरे साथ शादी मनाएगा। हाँ, इसको येड़ा बनाया, येड़ा इतने साल, और गया छोड़ के इसका पैसा वैसा लूट के। और वो भी ना तेरे को लूटने चला है वो। आई तू झूठ बोल रही, दर्शन ऐसा नहीं कर सकता। आई बता इसको। काकी झूठ नहीं, सच बोल रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं, गांव में तुम्हारे और मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको दर्शन ने शादी का झांसा दिया है। मैं इसको समझाती हूँ, जा तू। तेरा क्या है? क्या बातें सुन रही हो? चल काम करना। इधर क्या है? तू आ, बैठ इधर। आरती, तेरे को मालूम है ना तुम तीनों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैंने? देख, मेरी कसम है, तेरे को बोल, वादा कर, तू नहीं मिलेगी उस लड़के को। बोल जल्दी। आई तू रो मत। आई तू जो बोलेगी मैं करूंगी। आई बस तू रो मत। तू देखना अभी तेरी शादी ऐसे धूमधाम से मनाएगी ना, आपका गांव देखता रह जाएगा। शांत रहिए आप। लीजिए पानी पीजिए। आपके आई की किसी के साथ जाती दुश्मनी थी या फिर फैमिली में ऐसा कोई जिसके साथ दुर्गा की बनती नहीं हो? नहीं मैडम, बाबा के अलावा आई का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है, आप जा सकती हैं।
पप्पू जल्दी से दुकान में आ जा। मैडम, मार्केट के हर एक ज्वेलरी दुकान पर हमने नजर रखी थी, मगर दुर्गा के गहने बेचने अब तक कोई भी नहीं आया। हो सकता है विरार के बाहर गहने बेचने की कोशिश हो। एक काम करा तावड़े, ये दुर्गा की ज्वेलरी वाली फुटेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी भेजो और बोलो मार्केट पे नजर रखे। ओके मैडम। मैडम, ये दर्शन गावित और उसके बाद आबा गावित के कॉल रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्ड के मुताबिक मैडम दर्शन गावित और आबा गावित के मोबाइल लोकेशन जिस वक्त दुर्गा सावंत का मर्डर हुआ, यानी 9:30 से 10:30 के बीच में जंगल के बाजू के रोड का ही दिखाई दे रहा है। उठाओ दोनों बाप बेटे को। ओके मैडम। ये नकली है? नकली को नकली नहीं तो क्या असली कहूँ? अरे सेठ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने एकदम प्योर गोल्ड दिया आपको। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरा ये माल मैंने बदल दिया 8 घंटे में? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। एक काम करो, ये रख दो, मैं फिर आऊँगा। भी आजू बाजू में कहीं नहीं मिला है। बॉडी पे कोई आइडेंटिफाई मार्क भी नहीं है। बुरे लगता है इसकी हत्या किसी आपसी रंजिश की वजह से की गई है। एक काम करो, पता करो कल रात कितने मोबाइल यहाँ पे लोकेट हुए। ओके सर। हे गावित, बाहर आ। चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो साहब मैंने क्या किया साहब? प्यार से बोलो तो समझ में नहीं आ रहा है। चल साहब। क्या आ रहा है? अगर तूने ये सब कुछ नहीं किया है तो तेरे मोबाइल का लोकेशन वही क्यों दिखा रहा है जहाँ दुर्गा का खून हुआ है? देख, हमें मालूम है तेरी और दुर्गा की दुश्मनी थी। अब तू बता, तूने और तेरे बेटे ने क्या प्लानिंग की है दुर्गा को मारने की? मैडम, हम लोगों ने नहीं मारा मैडम। मेरा बेटा मुंबई जा रहा था, मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गया था मैडम। 10 बजे उसकी बस आने वाली थी मैडम। अभी वो बस स्टॉप ही जंगल के पास है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम? मैडम, आपसे मिलने कोई आया है? साहब, मैं प्रदीप पाटिल। वो दुर्गा ताई के मर्डर के बारे में कुछ बोलना था। बोलो। मैडम, वो दुर्गा ताई का समझी है ना, बलिराम, वो अपन लोग के बाकड़े तोड़ के उधर ना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता था। रोज रोज का मचमचता सा। एक दिन फिर वो अपनी नेता लोग के साथ पहुंच लगा के अपन लोग की जमीन हड़पने पहुंचा उधर। ये बात ताई को पता चल गई, ताई आ गई उधर, हमारी तरफ से बोली। बाद में ना ताई और बलिराम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे जब प्रदीप को जगह बेचने की ही नहीं है तो तू खरीदेगा कैसे? तू कला त्रास करते और काय को तेरे को हर काम में अपना नाक घुसाने का है? मेरे को भी देखने का है। प्रदीप का गाना तू खरीद के दिखा, मैं इसके साथ खड़ी है। अबे साली, पहले जाके अपना खुद का घर संभाल, पहले जाके अपने पति को संभाल जो दूसरी शादी कर रहा है दूसरी औरत के साथ। समाज सेविका बनने आई तू इधर, मेरे को सिखाने को आई तू इधर। मेरे को रोकने से अच्छा है अपने पति को जाके रोक। तू मेरे को पढ़ाए क्या? मेरे को दुर्गा, छोड़ मेरे को। देख, ये मत भूल, तेरी बेटी मेरी बहू है। सोच मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साले, मैं दिखा दे मैं क्या कर सकती है तेरे को। ये देख, समझे? तू मेरी बेटी को हाथ तो लगा के दिखा। अगली टाइम चप्पल नहीं, ये कोई तो होगा हाथ में। ऐसे चीर डालेगी ना तेरे को कि सब गांव देखता रह जाएगा, समझे? मैडम, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन मैडम ताई की वजह से ये बलिराम जैसे लोगों के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को हिम्मत मिल गई साहब। और वो उस दिन भी आया था जिस दिन ताई का खून हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखिए, प्रदीप के बात में जरा भी सच्चाई है तो हो सकता है ये खून 2 परिवारों की आपसी दुश्मनी का नतीजा हो। या बलिरामवर लक्ष ठेवा जरा। मैडम, मुझे लगता है यह बलिराम को हमें उठा लेना चाहिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ सच उगल देगा। नहीं, अभी नहीं, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर देखते हैं। और मैडम, मैंने दुर्गा के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके पति महादेव ने जब से उसे छोड़ दिया है, अपना घर वही संभालती थी और अपने कोली समाज के लिए भी उसने अच्छा खासा समाज कार्य किया था। लेकिन रेगे, ये सब बाहरी इन्फॉर्मेशन है। हमें अंदर का कोई आदमी तोड़ना चाहिए जो दुर्गा को अंदर बाहर से पहचानता हो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर रात को 2 से 4 बजे के बीच हुआ है और फोन लोकेशन के हिसाब से उस वक्त वहां सिर्फ 2 मोबाइल की लोकेशन दिख रही है। एक रघु यादव के नाम पर और दूसरा प्रशु सावंत के नाम पर रजिस्टर्ड है।
मतलब इन दोनों में एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला। रघु यादव है? नहीं, वो बाहर गए हैं। कब गए? क्या हुआ साहब उनको? ये टी शर्ट? हाँ साहब, उनका ही है। क्या हुआ साहब उनको? उनका मर्डर हुआ है। साहब, बहुत दिन से बहुत परेशान थे वो। कुछ काम नहीं था ना इसलिए। पर 4 दिन पहले कहा था कि एक बड़ी डील होने वाली है और अच्छे पैसे मिलेंगे। कौन सी डील? वो नहीं मालूम साहब। अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी परशु सावंत का जिक्र किया था? ये परशु का है, कुछ मालूम है? नहीं साहब, मैं भी उसको ढूंढ रहा था, भाड़ा भी नहीं दिया। परसों बोल रहा था कल पैसा मिलने वाला है, 12 महीने का भाड़ा एक ही साथ दे दूंगा, लेकिन देखो अब गायब है। मतलब दोनों के बीच में कोई डील हुई, मामला जमा नहीं और झगड़ा हो गया, और गुस्से में आकर परशु ने रघु को मार दिया और परशु भाग गया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मोरे, परशु और रघु की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। 2 अलग अलग जगह 2 खून हुए थे और दोनों का ही ताल्लुक उन गहनों से था जो दुर्गा पहनती थी। मुंबई की पुलिस रघु के कातिल को ढूंढ रही थी और वहां विरार में दुर्गा के कातिलों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था, बलीराम तांडेल का। लेकिन ये सवाल अब भी अनछुए से थे कि दुर्गा का कत्ल किसने किया था और क्यों। दुर्गा अगर शराब नहीं पीती थी तो फिर उसके शरीर में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पाई गई। और इसी उधेड़बुन में पुलिस के हाथ एक ऐसा गवाह लगा जिसने इस केस में एक नए पहलू का खुलासा किया। रखमताई, तुझ्याशी ना बोलायचं साहब। ये रखमताई है, दुर्गाताई के यहाँ ये 20 साल से झाड़ू कटके का काम करती है। इसके बाद बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए। तो फैमिली का जो भी कुछ पूछना है तुमसे पूछ लो। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्गा और तांडेल के बीच में किस बात को लेकर कब से झगड़ा था? हो साहब, 1 बरस हो गया अनिल भाऊ और वत्सलाबाई आई थी दुर्गा के घर में। धोखा दिया है तुमने हमको। झूठी कही कि बाहर बड़ी न्याय की देवी बने घूमती है। एक तो मैं किसी का सुन के नहीं लेती, तमीज से बात करो। तमीजों वाली, झूठ बोला है तुमने हमारे साथ। मालूम था ना तुझे कि तेरी बेटी शीतल कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी तूने हमको कुछ नहीं बताया। लेकिन तू तेरी बेटी को जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसी डॉक्टर के पास मैं उसे दिखाने को लेके गई थी। उस डॉक्टर ने ही मेरे को बताया कि तू उसे उसके पास लेके जाती थी करके। फंसाया है तूने, फंसा के तूने मेरे बेटे के गले में डाली है तेरी बांझ बेटी। क्या बोल रही? कौन सा मर्द बोला था? मेरे को मालूम होता ना तो पहले ही बोल देती। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं आइए एक मिनट चुप रहा सर। देखो, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। है? और इसका नुकसान शीतल को भुगतना पड़ेगा। क्या क्या बोला तू? तेरे को तू रुक तू। अरे मेरी बेटी को मारेगा ये? क्या करेगा रे मेरी बेटी को? क्या करेगा तू? हाँ बोल, क्या करेगा? मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचा ना तो दोनों को काट के रख दूंगी। झूठ नहीं साहब, ये सच है। दुर्गा बहुत प्यार करती थी अपने बेटियों से और सेजन को तो अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी। उसके लिए वो जान भी दे सकती थी। दुर्गा और महादेव के बीच में किस बात को लेकर अनबन थी? अनबन क्या साहब, दारू पी के रोज मचमच करता था। वो महादेव है ना, दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था। दुर्गा बेचारी चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी अपने बेटियों के लिए। ऐसी कोई भी मां नहीं कर सकती। ये खून या तो तांडेल बाप बेटों ने किया है या फिर दुर्गा के पति महादेव ने।
तीनों को उठाओ, तीनों बताएंगे सच्चाई क्या है। ओके मैडम। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से रघु ने सबसे ज्यादा कॉल प्रशु सावंत को किए थे और इस प्रशु सावंत ने रघु से बात करने के बाद किसी पप्पू शिंदे को फोन किया था और इस पप्पू शिंदे के मोबाइल का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वो विरार का है। पप्पू शिंदे। मोरे, इस पप्पू शिंदे को उठाओ। अब ये पप्पू शिंदे ही हमें बता सकता है कि परसों रघु के बीच में क्या डील हुई थी। सब बता दो, सब छोड़ दो, सब बता दो, सब बता दो, सब बता दो। बोल। साहब, वो परसों ही मेरे पीछे पड़ा था, बोला 24 किलो गहने उसको बेच के दे करके। तो तूने बेच के दिया? साहब कैसे बेचता है, वो ज्वेलर्स बोले कि सब माल नकली करके। ये रघु यादव कौन है? सब नहीं जानता इनको मैं। 13 नवंबर की रात को कहाँ था तू? ज्वेलर्स की दुकान में उसके साथ में बैठ के पूरी रात एक एक गहना चेक कर रहा था साहब। मोरे, दुकान को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कितना चोरी का माल मिलता है। क्या हुआ साहब? मुंबई की पुलिस अब रघु मर्डर केस को समझ चुकी थी। रघु यादव ने परशु सावंत को वो गहने बेचने के लिए दिए और परशु ने आगे वो गहने पप्पू को दिए और पप्पू ने मगनलाल ज्वेलर्स को। लेकिन मगनलाल का कहना था कि गहने नकली थे। शायद परशु को इस बात पर गुस्सा आया और उसने रघु की जान ले ली। लेकिन सवाल यह था कि क्या गहने वाकई नकली थे या फिर बीच में किसी ने असली को नकली बना दिया था। महादेव घर पे? साहब वो अभी तक बाहर गांव से आए नहीं है। फोन लगाओ उसे। किया था साहब, फोन बंद आ रहा है, चार्जर भी इधर के ही भूल गए। अच्छा, बाजू लो। अरे साहब, बाजू लो। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ ना साहब। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे मैडम अरे कहाँ जा रहे हो आप? बोलिए। शिंदे, काही सापडलं? नहीं सर। तावडे सर, काही सापडलं? नहीं सर। साहब मैं सच बोल रही थी, वो आज नहीं वो कल आने को है, बोला था मेरे को। सब क्यों लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो साहब? क्या हुआ साहब? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर, तुमको मालूम नहीं तुमने किसको उठाया है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रेगे अपनी पहुंच दिखाओ इसको जरा। हमको क्यों मार रहे हो साहब? हमने कुछ नहीं किया, जाने दो हमको प्लीज। तुम दोनों के पास मोटिव तो है दुर्गा को मारने का। तुझे तो जमीन चाहिए थी ना कोल्ड स्टोरेज के लिए, जो तेरे पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद भी दुर्गा की वजह से मिल नहीं रही थी। और तू, तेरी शादी तो एक ऐसे लड़की से कर दी थी जिसको ना बच्चा हो रहा था और ना दुर्गा के डर से तू उसे छोड़ पा रहा था। ये वजह से तुम मछुआरों की बस्ती में पहुंच गए थे। चलो अब आगे की कहानी जब दिल करे तब सुना लेना। रेगे मदद करेंगे तुम्हें याद करने में। ज्यादा मत सोचना, वरना ऊपर की पहुंच तो छोड़ो, जमीन पर चलना तक भूल जाओगे। लेकिन जिस औरत ने अपने बलबूते पर 3-3 लड़कियों को पाला है, उसमें से 2 की शादी करवाई है, इसका मतलब है जो हमारी नज़र में है उससे कहीं ज़्यादा है और जो तांडेल परिवार से बाहर है। अगर ये महादेव कल तक नहीं मिलता है तो उसका अरेस्ट वारंट निकालो और जहाँ भी है उठाओ वहाँ से। और एक बात, ये दुर्गा और महादेव, इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो है रकमा काकी। मैडम, दुर्गा ने अपनी हिम्मत से 2 लड़कियों की शादी भी करी, लेकिन महादेव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्या चाहता था वो? तलाक। अरे पागल हो गया आदमी। अरे तेरी बेटी की शादी होने जा रही है अभी सेजल की, और तू शादी मनाएगा? अरे गांव वाले हंसेंगे तेरे पे। ये दुनियादारी तू देख, मेरे को मतलब नहीं इससे। कागज पर सही कर। ये तो इतना बड़ा वकील किया ना मैंने कि तेरे घर का हांडा बर्तन कुछ बचेगा नहीं। रास्ते पे आएगी तू, सही कर। ठीक है, साइन करती मैं। हाँ, तेरे कागज पे साइन करती, लेकिन सेजल की शादी के बाद।
कोई नहीं है। मैडम वो मेरी वाइफ किधर है? 8 साल से अलग रह रहा हूँ मैं। वो वोट, वो गाले, वो सब कुछ मेरा है। और गांव में बोलती फिरती थी कि वो सब उसका है। फिर भी मैडम मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। जिस घर में रहती थी वो घर भी मेरा, उसका सारा खर्च भी मैं उठाता था। तुझ पे बोझ बन गई थी इसलिए मार डाला ना उसे? मैडम मैं क्यों मारूंगा उसको? तो फिर दुर्गा जंगल की तरफ गई थी, तब तेरा मोबाइल का लोकेशन भी जंगल का आ रहा है। क्यों गया था उधर? मैडम मैं दारू पीने के लिए गया था। अभी इसके अंदर भी मैं कानून तोड़ा क्या? सवाल नहीं पूछने का, सिर्फ जवाब देने का। सच बोल, दारू पीने गया था या खरीदने भी गया था? नहीं, एक बोतल पिया और एक खरीद के लेके गया था। इसका मतलब है मैडम, बाद में दुर्गा को जंगल में मिला और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई। उसके बाद इसने दुर्गा को मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। अब ये दूसरी शादी करेगा और वही गहने अपने नई बीबी को पहनाएगा। हाँ, काय बोलता है वो? अरे वो नकली गहनों के लिए मैं उसको काय को मारेगा? नकली गहने मतलब? मैडम वो दुर्गा जो गहने पहनती थी वो सब नकली थे। महादेव के मुताबिक दुर्गा के गहने नकली थे, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी और उसी वक्त मुंबई पुलिस ने परशु सावंत को ढूंढ निकाला। सब बता दो। सब रघु मेरे को बोला कि गहने असली है, लेकिन गहने नकली निकले। मेरे को डाउट हुआ कि उसने गहने बदली की है। मैं उसको पूछने के लिए गया तो मेरे ऊपर ही इल्जाम डालने लगा कि तूने ही गहने बदली की है। तब गुस्से में हाथापाई हो गई और मैंने मार दिया उसको। गहने कहाँ से चोरी हुए थे? सब विरार से। बोरे, विरार पुलिस स्टेशन में पता करो गहने को लेकर ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है क्या? ओके सर। मैडम, मुंबई के कालबा देवी रह के एक ज्वेलरी शॉप पे मुंबई पुलिस को रेड में ये गहने मिले। सारे गहने नकली है, बस इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इनकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो ज्वेलर ने ये सारी ज्वेलरी ली क्यों? वो गहने साहब मुझे इसलिए दिए थे साहब। अभी कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम साहब। शिंदे, हाँ सब 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 बताओ सब। उधर के पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया साहब। वो गहने मेरे को रघु ने दिए थे और देते हुए बोला कि उधर की किसी आदमी ने उसको वो गहने दिए थे और उस औरत का करीबी रिश्तेदार है। कौन था वो आदमी? अब सच बोलो, दुर्गा को क्यों और कैसे मारा? मैम, मैं मिला था उस दिन दुर्गा काकी को। अरे काकी, तू समझती काय को नहीं है? मैं अगर मेरे हिस्से का पैसा मेरे पार्टनर को नहीं देगा ना, तो मुंबई के मेन मार्केट में है वो दुकान, वो मेरे हाथ से चली जाएगी और इसकी वजह सिर्फ तू होगी, क्योंकि तू बोली थी ना मेरे को पैसा देगी। अरे पर मैं कब बोले नहीं दूंगी? मैंने सुना है कि मुंबई में ना लोगों को ले अड़ा बनाते। हाँ, तू उसको बोल दुकान बेचने को। देख उसकी कैसे हवा जाती है। यही पैसा अगर वो अनिल भाऊ या अजीत भाऊ मांगते ना, तो ये फटक से कहीं से भी एडजस्ट करके दे देती। मैं गरीब घर का है ना सेजल, मैं गरीब घर का, इसलिए ये नहीं दे रही मेरे को पैसा। अरे बाबा, तू ऐसा काय को बोलता है? नहीं चाहिए मेरे को तेरा पैसा, नहीं चाहिए। अरे रवि, रवि! ए देवा, सही बोलता है रवि। तू उसको इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो गरीब है। अनिल या अजीत भाव होते तो फट से पैसा निकाल के देती तू उनको। सेजल, अरे सेजल! मेरे को और सेजल को लग रहा था कि दुर्गा काकी को मुझे पैसे देने का मन नहीं है, पर से मुंबई से मेरे पार्टनर ने पैसे देने का आखिरी डेट दिया था। तब मैंने और सेजल ने ही प्लान बनाया कि दुर्गा काकी के गहने चुराने का और उसे बेच देने का। तो मैंने और सेजल ने जैसे प्लान बनाया था वैसे उस दिन वो घर पे चली गई। इधर गई थी तू? हाँ, कब से फोन ट्राई करी तेरे को? आई तूने जो रवि के साथ किया है ना, वो बहुत गुस्सा है मेरे से। बोलता है मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे तो फिर अच्छा है ना, तू काय को रो रही है रे? हाँ, उस निकम्मे के लिए? अरे लालची है वो, लालची। पैसों के लिए शादी कर रहा था तुझसे, खुशियां मना भी। आई तू समझती क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। क्या मतलब? अरे बोलना, क्या हुआ? अरे बोलना, बोल कुछ। मैं पेट से हूँ, उसके बच्चे के माँ बनने वाली। उठ,
रवि कहाँ है अभी? बस स्टैंड के पास वाले जंगल में बैठ के दारू पी रहा था, मुझे वहीं बुलाया था, वहीं होगा। अगर तुझे गहने मिल गए थे तो दुर्गा को मारा क्यों? उसने मेरा चेहरा देख लिया था। रवि, रवि कहाँ हो तुम? रवि, रवि तुम? ए रुक! तू मेरे को क्यों मार रहा है? मैं क्या किया? मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया ना, सब भूल गया तू? मत मार मेरे को मत मार। ये सोने के वास्ते मारता मेरे को? ये ले, ये भी ले ले, ये सब ले ले। हाँ, ये चाहिए, सब ले ले तू। मेरे को छोड़ दे मेरे को, ये सब लेके जा तू। तेरे को सोना नहीं चाहिए? उसके बाद मैं सीधा बस स्टैंड चला गया। उस दिन शाम को ही मैंने मुंबई का टिकट निकाला था, लेकिन जिस वक्त हमको पता चला कि वो गहने नकली है, उस वक्त हम दोनों को बहुत दुख हुआ। ये दुख तो बहुत कम है, अब तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत होगी। तुम जैसे लोगों के लिए जेल अच्छी जगह है। सर, देखने से लगता है एक्सीडेंट था। माने, अगर लड़की सिर्फ कॉफी बनाने के लिए आई थी तो एक नॉब खुला होना चाहिए। ये देखो, दूसरा नॉब भी खुला हुआ है। इसका मतलब हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ आने से पहले दूसरा नॉब खोल दिया। सर, गैस लीक हो जाने की वजह से पूरे किचन में गैस फैल गई होगी। लड़की ने ध्यान नहीं दिया होगा और लाइटर जलाया होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, गैस जल उठी और उसी आग में लड़की मर गई होगी। पर माने, घर में अगर इतनी गैस फैली थी तो किसने नोटिस तक नहीं किया? मेरी शिका के साथ ये क्या हो गया? देखिए, आप लोगों की हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ, पर कुछ पूछताछ करनी है। क्या आप में से किसी को भी गैस लीक होने की स्मेल नहीं आई? कैसे आती साहब, हम सब लोग तो सो चुके थे। क्या शिखा हर रोज अपने लिए रात में कॉफी बनाती थी? सर, जब वो रात में पढ़ाई करती थी तब उसको कॉफी पीने की आदत थी जो वो खुद बनाती थी। और उसकी इस आदत के बारे में आपके परिवार में किस किस को पता था? सब जानते हैं सर। सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, प्री प्लान्ड मर्डर। किसी ने 20 साल पहले प्रकाश पाटिल ने अपने छोटे भाई प्रताप पाटिल को बेऔलाद होने से मुक्त करने के लिए अपनी छोटी बेटी विभा को उसकी गोद में रख दिया था। बड़ी बेटी निशा गरीबी में पलती रही और छोटी बेटी विभा रईसी में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी गोद ली हुई बेटी पर आज प्रताप और अलका हत्या का आरोप लगा रहे थे। प्रतापने स्वतःहून फोन करून बोलवलंय। विवाह की शादी तय करने जा रहे हो लोग। बेटी के शादी का सवाल है तो जाना ही पड़ेगा ना। ए चल, आटप तुझा लोका।
अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, 6 बजे की गाड़ी पकड़नी है। जा निशा, ए पूरी, ठीक है? तो अभी तैयार नहीं हुई? क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? ए बुरी, अरे विभा तेरी बहन है, उसकी शादी हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? क्यों खुश रहूं मैं? शादी विभा की हो रही है, मेरी नहीं। मेरी किस्मत में तो शादी लिखी ही नहीं है। मुझे तो जिंदगी भर इसी घर में सड़ना है। ए बुरी, तमाशा मत कर। तो विभा ही एक कारण है जो कभी कभी वहां जाना मिलता है। अब उसके शादी हो जाने के बाद वो चली जाएगी, फिर कहाँ उस घर में जाना होगा? आखिरी बार जा रहे हैं, गुस्सा थूक दे, तैयार हो जा। क्या मेरा बेटा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विभा के जाने के बाद उस घर में मैं विभा की जगह ले सकती हूँ और मुझे वो सब कुछ मिलता जाएगा जो विभा को मिलता आया है। विभा के लिए मैंने ये लड़का पसंद किया है। संदीप नाम है इसका। किस्मत खुल गई विभा की। एक लौता लड़का है, बहुत पैसे वाला है। जयसिंहपुर में 20 एकड़ जमीन है उसकी। लड़का अच्छा है, मेरे अशोक का दोस्त है। अरे काकी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। पूरी बात बताइए ना। हाँ, दरअसल हम दोनों सोच रहे थे शादी से पहले एक बार आप इस लड़के से मिल लो। विभा आप ही की बच्ची है, इसलिए गांव से बुलाया। अब मेरी बारी। चल बोल दे। पागल है ना ये लोग। ये लोग को पता नहीं है तेरे हाथ के कारण दिल करता तेरे हाथों को छूम लूं। तुझे तो पता है ना। चल बता, कितना डिग्री है? छोड़ना छोड़ना, बहुत दर्द हो रहा है यार, छोड़ना। सुन, अपनी ना औकात में रह, समझा ना? ज्यादा अपना दिमाग लड़ाया, तेरी खोपड़ी खोल के ना तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा ना? विभा चल, मामी बुला रही तुझे। इस उम्र में मोहल्ले के लड़कों के साथ लगोरी खेलना, आवारागर्दी करना, शर्म नहीं आती तुम्हें? और करो इसकी शादी, नाक कटवाएगी ससुराल में। विभा, गलत बात है। काका और काकी तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तू थोड़ा सुधरने की कोशिश तो कर। इतना अच्छा लड़का ढूंढा है तेरे लिए, कोई मेरे लिए इतना कुछ करे ना, मैं जिंदगी भर गुलामी करूं उसकी। मुझे शादी नहीं करनी। जुबान लड़ाती है? हम सब तो नौकर है ना तेरे, तू जो कहेगी वो हम सब करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करनी शादी? क्यों नहीं करनी बोल? आवारागर्दी करनी है इसलिए ना? बेटा कुछ तो सम्मान कर बड़ों का। अरे काका काकी के कितने एहसान है तेरे पे, कुछ तो शर्म कर। रहने दो रत्या, सब जानती हूँ कि क्यों कर रहे हैं मेरी शादी। हाथ कर दिया अब इसने तो। भाऊजी, आता तुम्हीच बोला हिच्याशी। कितना कुछ किया इस लड़की के लिए, पाला पोसा बड़ा किया और रत्ती भर भी शर्म नहीं है उसमें। काकी काकी, अब शांत हो जाइए। मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ उससे। तू मेरे कमरे में क्यों आई है? निकल ऐसे। तुझे सब कुछ कितने आसानी से मिल गया ना। अब तो तेरी शादी भी अच्छे घर में होने वाली है, एक अच्छे लड़के के साथ। लड़का?
40 साल का बुढ़ा है वो, और ऊपर से उसकी दूसरी शादी है। दूसरी शादी तो क्या हो गया, घर दे रहा है, नाम दे रहा है, और क्या चाहिए तुझे? घर और नाम से ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं। देख विभा, जो मिल रहा है ले ले, वरना कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं निशा नहीं विभा हूँ, समझी? तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? हाँ, तू मेरी सगी बहन जरूर है, पर मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत कर, 2-4 दिन रुक और ऐसे चलती बन। 2 कौड़ी की लड़की मुझे आग दिखाती है। काकी मैं करती हूँ। काकी देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये आपके लाड और प्यार का नतीजा है जो विभा इतनी जिद्दी हो गई है। पता नहीं उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो कभी जवाब नहीं देती, कभी आंख उठाकर ऊपर नहीं देखती, चुपचाप होकर सारी बातें मान जाती। विभा, ऐ पोरी इधर देख, हम तो तेरे नाम के आई बाबा हैं। 19 साल पहले हमने तुझे प्रताप और अलका को गोद दिया था, तब से वही तेरे आई बाबा हैं। हे पूरी देखना, कितने लाड़ प्यार से तुझे पाला है उन्होंने। पाला पोसा है, पर बेटी समझकर नहीं, बोझ समझकर। और अब ऐसे किसी से भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। मैं शादी नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, जिसे जो समझना है वो समझे। मैं भी देखती हूँ तू ये शादी कैसे नहीं करती। कल लड़के वाले आ रहे हैं, अगर उनके सामने कोई नाटक किया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना, समझी? ए पोरी, क्यों तू अपनी जिद पे अड़ी हुई है? हाँ देख बेटा, ठंडे दिमाग से सोच, अरे कुछ ना कुछ हल जरूर निकले। मैं हल निकाल लूंगी, उसकी टेंशन आप मत लो। विभा के सगे माँ बाप चुप रहने को मजबूर थे और गोद लेने वाले माँ बाप जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते थे। विभा की नजर में सब सिर्फ नफरत के काबिल थे, और जब रिश्तों में हद से ज्यादा तनाव आ जाता है तो अक्सर रिश्ते गलत मोड़ ले लेते हैं, और यहां भी वही हुआ। कौन थी ये शिखा जिसकी हत्या का आरोप विभा पर लगा था? आखिर क्या रिश्ता था विभा का इस लड़की से? विभा अपने गोद लेने वाले माँ बाप से अपनी शादी को लेकर नाराज थी, तो फिर इस मासूम लड़की को मारकर उसे क्या मिलने वाला था? सर, शिखा पाटिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने से ही हुई है। गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से 15 दिन पहले ही चेकअप हुआ था, और उसमें ऐसा कोई डैमेज नहीं था जिससे यह हादसा हो सके। इसका मतलब वो दूसरा नॉब कुछ देर पहले ही खोला गया था। माने एक बात तो साफ है कि एक्सीडेंट मर्डर है, लेकिन इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मारने का मकसद क्या था। शायद 19 वर्ष पूर्व प्रताप ने खुद होकर विवाह को हमसे मांगा था। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हमने सोचा विवाह का भविष्य बन जाएगा, इसलिए विवाह को उसे दे दिया। लेकिन साहब, जैसे 3 साल के बाद शिखा का जन्म हुआ, प्रताप वो एकदम से बदल गए। अलका बहनी ने भी हद कर दी, क्या क्या तकलीफ नहीं दी मेरे बच्चे को, अनाथ बच्चों जैसे हालत कर दी उसकी।
आपने इस बारे में उनसे कभी बात नहीं की? मुझसे बात करते हम साहब। प्रताप कहता जा ले जाओ बच्चे को। क्या खिलाते उसे? रोटियां नहीं थी हमारे पास। सोचा वहाँ कम से कम वो भूख से तो नहीं मरेगी। मुझे तो इस बात का दुख है, इस सब से मेरे बच्चे इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि उसका रिश्तों पर से भरोसा ही उड़ गया। रिश्तों पर से? क्या आपको लगता है कि विवाह शिखा का खून कर सकती है? तुम्हारी माँ को क्यों लगता है कि तुमने शिखा को मारा है? ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि एक बेटी उनकी दूसरी बेटी को क्यों मार सकती है। तुम्हारा घर है इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलोगी। जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। तुम्हारी आई का कहना है कि तुम्हारी वजह से कुछ लड़कों ने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने के चक्कर में अपना लेक्चर नहीं बंक कर सकती ना। हाँ, मैं सुबह में आ सकती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बेटा क्या हुआ? आराम से बेटा, आराम से। आराम से। हाँ? चुप हो जा, चुप। बेटा बेटा पहचानती है? कौन थे, कहाँ के थे? वो सहकार नगर के लड़के थे। सहकार नगर? वहाँ तो विभा की भी क्लास होती है। अगपन विभा जहाँ क्लास जाती है वो जगह छोटी तो नहीं है ना? छोड़ूंगा नहीं, वो 8वीं निक्की का ची। काका, सबक उनको नहीं, उसको सिखानी पड़ेगी जिसकी शह की वजह से उन लड़कों ने आज शिखा को परेशान किया। देखो कितना रो रही है, सदमा लग गया है इसको। तू नहीं भेजे थे ना वो मवाली गुंडे मेरी बेटी को परेशान करने? औकात तो देखो इसकी, हमारे टुकड़ों में पलती है और हमें ही काट खाना चाहती है। बाबूजी, इसने मेरी बच्ची पे गुंडे इसलिए छोड़े कि इसकी शादी से हमारा ध्यान हट जाए। विभा, सच में तूने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि ये जलती है मेरी शिखा से। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने किसी को उसे छेड़ने के लिए भेजा था, और मुझे अफसोस है इस बात का। काश मैंने उसे मारा होता, पर इससे पहले कि मैं ये करती किसी और ने हाथ साफ कर लिया। लेकिन तुम शिखा से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार शिखा ही थी। मतलब? जब बच्चा नहीं था तो मुझे मेरे आई बाबा से गोद मांग लिया, फिर जब खुद की बेटी हुई तो मुझे बोझ समझने लगे। मेरे पास घर तो है पर घर वाले नहीं है। विभा आपकी गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए आप उसके साथ भेदभाव करती थी? भेदभाव? खाना, कपड़ा, सर पे छत, सब कुछ तो दिया था मैंने उसे, लेकिन इतने से उसका पेट कैसे भरता? क्योंकि उसकी नियत ही खराब थी। उसे कितना भी दो सब हजम कर जाती है और फिर से भिखारी की तरह हाथ फैलाती है। उससे मत बन गई है वो। और इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपने उसकी शादी एक तलाकशुदा आदमी से तय कर दी थी। तो ऐसा कौन सा राजकुमार मिलने वाला था उसे? कम से कम हम उसकी शादी तो करवा रहे थे, लेकिन इस सब का एहसान मानने के बदले उसने मेरी बेटी को। उस हादसे से पहले किचन में आखिरी बार किसको जाते देखा था आप लोगों ने? निशा। निशा? तुम शिखा के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीजों के हाथ लगाने की? हाँ, छोटी तो छोटी, ये बड़ी भी आंखें गड़ाए बैठी है। जिसे देखो ये घर हड़पना चाहता है। निशा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ,
मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, पर सर मुझे यहाँ रहने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो इस घर में एक कोना भी बहुत है। मैं वहाँ अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ रहने के लिए हर दिन अपने आप को बेचना पड़ता है। तेरह मार्च को उस हादसे से पहले तुम आखिरी थी जो किचन में गई थी। तुम्हें वहां गैस लीक की कोई स्मेल आई थी? नहीं सर, मुझे गैस की कोई स्मेल नहीं आई थी। और किचन में सारा काम खत्म करने के बाद करीबन 9:30 बजे मैं वहां से निकल चुकी थी। माने, फैमिली में कई लोगों के पास शिखा को मारने का मकसद है। क्या जिस तरह से विवाह के साथ बर्ताव हो रहा था, हो सकता है इस बात ने उसके अंदर इतना जहर भर दिया कि उसने शिखा को मार दिया, या फिर कालिंदी या अशोक भी। सर, कहने को मेरे मामा की बेटी थी, सगे भाई बहन जैसा रिश्ता था हमारा। एक ही घर में बचपन से पले बढ़े थे हम। हमें इंक्वायरी से पता चला है कि दो बेटियां होने के बावजूद तुम प्रताप पाटिल के काफी करीब थे, अपनी बेटियों से ज्यादा मानते थे तुम्हें। अगर बेटियां नहीं होती तो वारिस भी शायद तुम ही होते। सर, ये तो लोगों का मानना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मामा की फैक्ट्री में बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डिमांड के दिन रात मेहनत की। मामा मुझे बहुत भरोसा करते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, शायद इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं। पति के मौत के बाद प्रताप ने अपने घर में सहारा दिया। बहुत एहसान है उसके हम पर। और शिखा तो मेरी बेटी जैसी थी, सब बेटी जैसी थी। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को भी फायदा होने वाला था, और शक तो वैसे भी विवाह पे जाना था। उन लड़कों के बारे में पता चला जिन्होंने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी? लड़की करेगा? किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर विभा ने कहा था मेरे को। हाँ सर, मैंने उन्हें शिखा को छेड़ने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, और मुझे पता था कि शिखा को छेड़ने की बात को सब इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि सब मेरी शादी की बात भूल जाएंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा ही तो होता था, शिखा के सामने मैं तो उन्हें दिखती ही नहीं थी। मर जाएगी वो। इसे मार के ही शांत होंगी मैं अभी। क्या सोचा था तूने? मेरी बेटी को मार के उसकी जगह लेगी? सब तुझे मिल जाएगा, भिखारी बना दूंगी तुझे। एक एक पैसा ट्रस्ट में दे दूंगी, पूरी कहानी नहीं मिलेगी किसी को। अलका, अलका को शांत हो। अलका, जा, क्या है? देखा ना, इतनी सेवा करके क्या फायदा हुआ। वही नहीं अपनी सब प्रॉपर्टी पैसा ट्रस्ट को देने वाली है, और हमें। भाई, ऐसे बोलने से हो जाता है क्या? और सब जानते हैं कि मामा की फैक्ट्री के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है,
वो ऐसे उठा के नहीं फेंक सकते हमें। अगर फेंकना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें फेंकने नहीं दूंगा। थोड़ी गड़बड़ कशासाठी? थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जितना सोचना था सोच लिया। हम आज के आज ही अपनी वसीयत बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी की मौत की खुशियां मनाए। मैं भी देखती हूँ जिस जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून किया है उसे एक पैसा भी कैसे मिलता है। ठीक है, जो तुम्हें करना है वो। अशोक, प्रॉपर्टी के डिटेल्स ले आओ। जी। भाऊजी, आप क्या यहाँ गवाही देने के लिए रुके हैं? चाहिए, हमें अपना काम करना है। हेलो, क्या? अलका, क्या हो गया? अलका, अलका क्या हुआ तुझे? अलका, काले दिमाग में पैदा अलका, अलका उठना, अलका। बाबा जी, प्रकाश देख रहा क्या हुआ अलका को? माने, एक बात तो साफ, जितनी बुरी तरीके से चाकू मारा है, जिसने भी चाकू मारा है ना, वो इससे बहुत नफरत करता है। एविडेंस कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अलका का कत्ल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुआ, जब वो अपने खेत पर गई थी। और जिस चाकू से उसका कत्ल हुआ वो चाकू लगभग बॉडी से 50 मीटर दूरी पर मिला, लेकिन उस चाकू पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि जो मारने के लिए आया तो पूरी तैयारी के साथ आया था। माने, अलका अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने के लिए वसीयत बनाने वाली थी। इस वसीयत से किस किस को नुकसान हो सकता था? सर, अशोक, कालिंदी, प्रकाश, कविता, विभा, अनिशा, इनफैक्ट सबको ही नुकसान होने वाला था। कल मैं 12 से 1 बजे के बीच घर में ही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सो रही थी। सर, मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए कल मैं फैक्ट्री में ही था। मैं भी अपने कमरे में ही थी। सर, सब लोग अपने अपने कमरे में थे। घर में कुछ काम नहीं था तो मैं घर में मंदिर की सफाई कर रही थी। माने, अगर सबके सब घर में थे तो फिर अलका को মারা किसने? एक काम करो, सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा और कितना झूठ। सर, मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त अलका का कत्ल हुआ उस वक्त विभा घर पर नहीं, बल्कि जहां अलका का कत्ल हुआ उसी जगह के आसपास थी। हमने वहां जाकर पूछताछ की तो वहां के लोगों ने भी कंफर्म किया है कि उसे वहां देखा गया था। मैं गई थी वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं। निशा ने बुलाया था मुझे वहाँ पर, ये बोल के कि बाबा बुला रहे, पर उसने झूठ बोला था। तूने अब तक तो बहुत ऐश कर लिया, अब जब मेरी बारी आई सिर पकड़ के बैठी हुई है। तू ना जबरदस्ती गले पड़ रही है। मैं गले पड़ रही हूँ? जा क्यों नहीं रही शादी करके? आज तेरी वजह से काकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट वालों को दे रही है। ओह, तो ये तेरा असली संस्कारी चेहरा? नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर कहीं चली भी गई ना तो सब कुछ मेरा ही रहेगा। तो अपना रास्ता नाप ले। देख, तुझे सब कुछ मिल चुका है, तेरी शादी भी हो जाएगी। मेरा सोच, मेरी शादी नहीं होगी, कम से कम मेरे लिए तो कुछ छोड़। अपनी दड़बड़ी दास्तां ना कहीं और जाके सुना किसी और को। जितने दिन रहना है रहे, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। उस घर से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तेरा जीना हराम करके मैं ही रहूंगी। जा रही हूँ, मैं तेरे खिलाफ सबको भड़काने जा रही हूँ। जा जा, शौक से जा। सर, हमारा झगड़ा हुआ था, पर झगड़े के बाद मैं घर चली गई थी। विभा वहीं पर रुकी हुई थी। विभा ने आपको पूरी बात नहीं बताई। और हाँ, प्रॉपर्टी के लिए दुखी होना बंद कर कि काकी उसे ट्रस्ट में दे देंगी, क्योंकि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। प्रॉपर्टी हाथ से जाए ऐसी नौबत में आने ही नहीं दूंगी।
और अगर आई ना तो काकी को इस दुनिया से चलता कर दूंगी। सर, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तो बस काकी के घर में उन लोगों के बीच थोड़ी सी जगह चाहिए थी। पर विभा के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अमीर पति, पैसा, जायदाद, उसको सब कुछ एक साथ चाहिए। और वो इसके लिए किसी को मार भी सकती है। शायद उसी ने काकी को। अगर विभा ने ही सारी प्लानिंग की थी तो तुमने इसे अलका के कत्ल की जगह पे क्यों बुलाया था? सर, मैंने उसको वहाँ बात करने के लिए बुलाया था। हम बात करने के बाद मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे क्या पता था कि अलका काकी वहाँ पे आने वाली है। माने ये केस उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस को गुमराह करने की। मैंने आपको एक काम किया, अब आपको मेरा काम करना होगा। आपको पुलिस को बताना होगा कि आपको शक है कि अलका काके का खून निशा ने किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। विभा वो तेरी बहन है, भांजी है वो मेरी। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? पक्का नहीं बोलेंगे? ठीक है। हाँ बताइए, क्या बताना चाहते थे? सर, मुझे शक है कि निशा ने अलका का खून किया है। काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। काका, काका प्लीज आप सही बोले, प्लीज काका आप रहो इधर। एक्चुअली निशा चाहती थी कि हम उसे गोद ले लें, पर अलका ने साफ मना कर दिया था। और उस रात जब ये काकी, ये लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खा लीजिए। बचपन से ही ना मेरा सपना था कि मैं आप लोग की सेवा करूं। काकी, मुझे आपके पास ही रहना है। अगर आप मुझे ऑफिशियली गोद ले ले तो। काकी, आप सुन रही है ना? काकी, सेवा के नाम पे अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तू? निकल यहाँ से। तेरी बहन ने मेरी बच्ची को खा लिया, अब क्या तुझे अपने सिर पे नचाऊं मैं? तेरी औकात पता नहीं है क्या मुझे? आज तक कितनी गोदी में बैठी है तू? 2 टके में बिकने वाली। निकल। क्या कहा आपने? दूर रहना मेरे से। 2 टके की औरत? हाँ? निशा, दूर रहना मेरे से। 2 टके वाली? निशा, मेरी औकात। देखना, दूर रहना। मैं कह रही हूँ दूर। निशा, क्या कर रही हो? निकाल दो इसे बाहर। निकलो यहाँ से। खड़े रहो सीधा। हे भगवान, कैसे इतने दिन शरीफ होने का नाटक कर रही थी ये लड़की। तेरे दोनों बेटियों ने भाव का जीना हराम किया। कालिंदी, तू चुप बैठ। तुम सब लालची हो, लालची। काका, सर बोलिए प्लीज, मैंने तो कुछ नहीं किया है। काका, ले चलो इसे। काका, मेरी बात सुनिए। निशा, मेरी बात तुम्हारे कहने पर मैंने पुलिस से झूठ बोला है। मुझे मालूम है निशा ने अलका को नहीं मारा, क्योंकि जब अलका का खून हुआ था तब निशा घर पर ही थी। मुझे भी पता है उसने नहीं मारा, पर अगर आपने किसी को सच बताया ना तो फिर मैं दुनिया को वो बताऊंगी जो किसी को नहीं पता, और फिर ये लोग और पूरी बिरादरी आपके मुंह पर थूकेगी। सॉरी विभा, गलती हुई। सॉरी।
विभा, जब आपको और आपकी बीवी को मेरी जरूरत थी तो मुझे लेकर आ गए, फिर जब शिखा आई तो मुझे कचरे में फेंक दिया। हमेशा यूज किया मेरा। अब मेरी बारी। अब मैं आपको इस घर को अपनी मर्जी से चलाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलका को तुमने मारा है? काश मैं मार पाती, पर मुझे इस पुलिस के डंडे ही नहीं खाने। इसलिए अब जो कुछ भी होगा मैं दूसरों को आगे करूँगी, फिर चाहे वो मेरे सगे हों या सौते हुए। सर, हाँ, मैंने चाकू उठाया था, पर सर मैंने किसी को मारा नहीं है। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। बोलो क्या? सर 15 मार्च को 12 बजे अशोक के दूसरे मोबाइल का लोकेशन भी वही आ रहा है जहां अलका का खून हो। अशोक जादव है? हाँ, अंदर है। लोखंडे सर, फॉरेंसिक लैब वाले बोलो। हो सर। सावंत, पूरे ऑफिस की तलाशी लो। ओके सर। अगर शिखा और अलका को अशोक ने मारा है तो अशोक को किसने मारा है? इसका मतलब है कि सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं है, कोई और भी है। तो इधर कौन कौन था यहाँ? सर यहाँ मैं और अशोक सर थे। घर में मौत होने से फैक्ट्री बंद है सर, और यहाँ कोई कामगार भी नहीं आता। हाँ सर, लेकिन विभा मैडम आई थी। अशोक, जिसने अपने दूसरे मोबाइल फोन के बारे में पुलिस से छुपाया था और जिस पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था कि उसने ही अलका और शिखा का कत्ल किया होगा, वो खुद भयानक मौत मारा जा चुका था। लेकिन अगर अशोक ने कत्ल किए थे तो फिर अशोक का कत्ल किसने किया और क्यों? विभा एक बार फिर से शक के घेरे में थी। अशोक की मौत के बाद विभा प्रताप की जायदाद की पहली दावेदार थी। हाँ सर, मैं गई थी उससे मिलने, क्योंकि इन सब लोगों में एक वही था जो ईमानदार और मेहनती था, अपनी मेहनत का हिस्सा लेकर बिजनेस करना चाहता था। पर जब काकी ने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने की बात की तो वो टूट गया था। मैं उसे ये समझाने के लिए गई थी कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, पर उसने बताया कि वो गलत काम कर चुका है। कौन सा गलत काम? मैंने उससे बहुत पूछा, पर उसने नहीं बताया कि उसने क्या किया, तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं डाला। सोचा जब मूड ठीक होगा तब पूछ लूंगी। सर, हो सकता है अशोक ने विभा के साथ जो गलत काम की बात की, वो गलत काम यानी अलका का कत्ल हो, और शिखा का भी। मानिए अगर इस बात को मान भी ले तब भी कोई और शख्स है जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिसने अशोक को मारा। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, विभा भी। अशोक के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और एक एक नंबर पता करो कि किसका है। सर, अशोक के दूसरे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से एक नंबर मिला है जिस पर पिछले कुछ दिनों से अशोक ने काफी बार बात की है, लेकिन ये नंबर अभी बंद आ रहा है। किसके नाम से रजिस्टर्ड है नंबर? सर, कोई नितिन दुरंदर है, हरिपुर का एड्रेस है। हरिपुर? लीड मिल गया शायद। सर, ये डॉक्यूमेंट मैंने ही दिए थे, पर ये नंबर मैं नहीं यूज़ करता सर। मतलब? ये नंबर मैंने अपने दोस्त को लेकर दिया था, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट पे उसको नंबर दे दिया। किस दोस्त को? सारी जिंदगी गरीबी में कट गई। सोचा बच्चों का भला हो जाएगा, हाँ, लेकिन उस दिन जब अलका विभा के बालों को खींच कर ले आ रही थी तब जवान बेटे को ऐसा मारता है क्या? तब मैंने ठान ली जिस शिखा की वजह से मेरी विभा की ये हालत हुई है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शिखा के मरने के पास अलका और प्रताप के पास दूसरा कोई विभा के सिवाय चारा ही नहीं मिला। सब शिखा को मारकर मुझे लगा अब मेरे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो अशोक खुद को
वारिस समझ रहा था। देख अशोक, विभा को अलका ने खुद होकर गोद लिया था, फिर भी उसकी ये हालत रही। अब तू सोच तुझे क्या मिलेगा? वो एक पैसा सुद्धा तुला ती देणार नहीं। हाँ, लेकिन अगर अलका मर जाती है तो वही जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। मामा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? शोक, मैं सही बात कर रहा हूं। सब तो फिर जायदाद दान में ही जाने वाली है। मेरी बात अशोक के समझ में आ गई और उसने अलका को मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्चियां किसी के सामने हाथ जोड़े, किसी का मुंह ताके, किसी की मोहताज पर। मैं नहीं चाहता था सब ये सब पर उनके लिए किया। बेटियों को इतनी फिक्र थी ना तो उसे कमा के खिलाता, लूट कर या जुर्म करके नहीं। प्रकाश को अशोक और शिखा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इंसान का स्वार्थी और लालची होना जुर्म की सबसे पहली सीढ़ी है और यहाँ ये कहानी शुरू हुई प्रताप और अलका के मतलबी होने से और अंत हुआ प्रकाश के कामचोर और कमजोर इंसान होने पर, जिसने समझदारी और मेहनत की बजाय जुर्म के आगे घुटने टेक दिए और इनकी गलतियों की सजा भुगती इनके बच्चों ने। कई बार हम जिंदगी में जो फैसले लेते हैं उन्हें हम ठीक से निभा नहीं पाते हैं, जानबूझकर उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और ऐसा करके हम कई बार जुर्म को दावत देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जो भी फैसले लें उन्हें सोच समझ कर लें और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।